हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द नेट सेट कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आज फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे इकोनॉमिक ज्योग्राफी 150 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को। ये पार्ट नंबर 4 है। यहाँ पर 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और यहाँ पर 76 से लेके 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा वेबसाइट विजिट नहीं किया है तो ज़रूर ये लिंक में ज़रूर विजिट कीजिएगा। यहाँ पर आपको PDF फाइल्स, MCQs, क्विजेस वगैरह मिलता रहता है। आप ज़रूर विजिट करें और इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप एंड द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 76 देख लीजिए। इन व्हिच आइलैंड द राइस बाउल ऑफ जापान इज सिचुएटेड। राइस बाउल ऑफ जापान कहाँ पर, कौन सी आइलैंड है, हम लोग को आइडेंटिफाई करना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, ऑप्शन नंबर बी होन्शु। होन्शु आइलैंड को दोस्तों जापान की राइस बाउल बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादातर देखिए क्या क्या प्रोड्यूस होता है। मोस्ट ऑफ द जापान टी यानी चाय, सिल्क, ठीक है, होन्शु आइलैंड से ही प्रोड्यूस होता है। और फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, राइस, कॉटन, ये सब भी जो है होन्शु आइलैंड पे ही ग्रोन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। व्हिच कंट्री इज नोन एज राइस बाउल ऑफ एशिया। कौन सी कंट्री को राइस बाउल ऑफ एशिया बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों थाईलैंड होगा राइस बाउल ऑफ द एशिया, ओके। यहाँ पर देख लीजिए कौन सी कंट्री आता है। यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन में म्यांमार नहीं था। अगर म्यांमार होता तो म्यांमार आंसर हो जाता, ठीक है। म्यांमार जो है सबसे ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए राइस बाउल, देखिए कौन सी कंट्री को बोला जाता है। द कंट्रीज हुईज आर कॉल्ड राइस बाउल ऑफ एशिया आर म्यांमार, थाईलैंड, कैम्पुचिया एंड वियतनाम। ये चार जो है कंट्रीज को जो है दोस्तों राइस बाउल ऑफ एशिया बोला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन में म्यांमार नहीं था, इसलिए इसका आंसर हो गया थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 78। किरकुक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड एट। किरकुक देखिए दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है कि एक इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है जहाँ से पेट्रोलियम प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पर ये जो सिटी है कहाँ पर लोकेटेड है एक्चुअली, ये लोकेशन तो हम लोग को देखना होगा। दो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर डी इराक। इराक में जो है दोस्तों किरकुक लोकेटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इराक इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो यहाँ पर देखिए किरकुक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन इराक। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 79। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ग्रुप ऑफ मेंबर्स ऑफ ओपेक। ओपेक का जो है दोस्तों यहाँ पर हम लोग को देखना होगा करेक्ट ग्रुप ऑफ मेंबर कौन सा है, ठीक है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोगों को बता दूं तो ओपेक में जो दोस्तों टोटल 13 कंट्रीज है, ठीक है। कौन सी कंट्रीज है वो भी बताता हूँ, ठीक है। टोटल 13 कंट्रीज आता है ओपेक में। यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी UAE, अल्जीरिया, लीबिया एंड इराक। ये जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बाकी जितने भी आपका ऑप्शंस है वहाँ पर ऐसा कंट्रीज है जैसे ऑस्ट्रेलिया तो है नहीं ओपेक कंट्री, ठीक है। इस तरीके से हर एक ऑप्शन में USA देखिए, USA यहाँ पर है। तो ये सब जो है ओपेक कंट्री नहीं है, इसलिए वो सब A, B एंड D आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, UAE, अल्जीरिया, लीबिया एंड इराक। यहाँ पर देखिए कौन सी कंट्री आता है ओपेक कंट्री में। ओपेक में देख लीजिए अल्जीरिया, एंगोला, इक्वाटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक कॉन्गो, सऊदी अरबिया, UAE एंड वेनेजुएला। ये सब कंट्री जो है ओपेक मेंबर कंट्रीज है, ठीक है। एक बार ऑप्शन और एक बार देख लीजिए, UAE, अल्जीरिया, लीबिया एंड इराक। ये चारों जो है यहाँ पर टोटल जो 13 कंट्रीज है वो सब में आता है चारों, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 80। द काइगा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन। काइगा ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का, ये कहाँ पर, कौन सी स्टेट में लोकेटेड है एक्चुअली। देखिए ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका है, बी केरला है, सी आंध्र प्रदेश एंड डी तमिलनाडु। तो कौन सा होगा,
दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका, कर्नाटका होगा आंसर, ठीक है। कर्नाटका में कहा आएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड है। बाकी और भी देखिए दोस्तों, पावर प्लांट है, तारापुर है, रावत भाटा है, कुंडलाकुलम है, कालपक्कम है, काकरापाड़ा, नरोरा। तो आपको ये देखना होगा, ठीक है, कौन सी जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सी स्टेट में लोकेटेड है, ये याद कर लीजिएगा। ये लिस्ट आप लिख लीजिए कॉपी में और ये याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। Which among the following countries has largest coal deposits in Europe? कोल डिपोजिट कौन सी जो है कंट्रीज में, यूरोप में सबसे ज़्यादा कोल डिपोजिट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, जर्मनी जो है सबसे ज़्यादा कोल डिपोजिट है जर्मनी कंट्रीज में। यहाँ पर देख लीजिए, जर्मनी 36.1 बिलियन टन जो है कोल अभी तक जो है कोल रिजर्व हैं यूरोप में, ओनली दी जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में 36.1 बिलियन टन रिजर्व है। जर्मनी होस्ट्स 3.4% of the world's total proved coal reserves. The Ruhr coal basin in North Rhine-Westphalia state and the Saar basin in the southwest Germany account for more than 75% of the country hard coal production. Next question number 82. The Shaanxi and Shaanxi regions are famous for, देखिए दोस्तों, द शैंक्सी और शांक्सी ये जो रीजन है दोस्तों, ये आपको चाइना में मिलेगा, ठीक है। तो ये दोनों रीजन किस चीज़ के लिए फेमस है, ये आपको देखना होगा। कोल डिपोजिट, गोल्ड डिपोजिट, पेट्रोलियम डिपोजिट एंड आयरन ओर डिपोजिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ये कोल डिपोजिट, कोल डिपोजिट के लिए ये फेमस है। यहाँ पर लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं शांक्सी रीजन्स। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। द बिगेस्ट कॉटन टेक्सटाइल रीजन्स ऑफ चाइना इज लोकेटेड इन, देखिए चाइना का जो सबसे बड़ा कॉटन टेक्सटाइल रीजन्स है, ठीक है, वो कहाँ पर लोकेटेड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 83। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों, संघाई, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। संघाई, संघाई कहाँ पर लोकेटेड है, मैप में जरूर देख लीजिए। ये रहा आपका ईस्ट चाइना सी और यहाँ पर दिखाई दे रहा है संघाई। संघाई दोस्तों यहाँ पर लोकेटेड है, ठीक है, कोस्टल रीजन्स है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 84। द किम्बरले इज फेमस फॉर, ये किम्बरले जो रीजन है साउथ अफ्रीका में है, ये किम्बरले, तो किस लिए ये फेमस है। किम्बरले दोस्तों डायमंड के लिए फेमस है, याद कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, डायमंड, डायमंड के लिए किम्बरले फेमस है। तो लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, कहाँ पर लोकेटेड है, ये देखिए किम्बरले, और यहाँ पर देखिए एक रीजन ये भी है, ये भी बहुत फेमस है, द बिग होल, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85। विच इज कॉल्ड मैनचेस्टर ऑफ जापान, कौन सी ऐसी सिटी है, यहाँ पर देखिए 4 सिटी दिए गए हैं, तो कौन सा ऐसा सिटी है जिसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बोला जाता है। योकोहामा, टोक्यो, नागासाकी एंड ओसाका। ऑप्शन नंबर डी, ओसाका इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ जापान। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ द साउथ इंडियन सिटी, ठीक है, साउथ इंडिया की कौन सा सिटी को बोला जाता है, सब हमने पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे, पिछले पार्ट में। अगर पिछला पार्ट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। विच इज नॉट ए फैक्टर फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्री की, देखिए किसी भी इंडस्ट्री को अगर आप एस्टेब्लिश सेटअप करना चाहते हैं किसी भी एक प्लेसेस में, ठीक है, तो कौन सी फैक्टर है आपको देखना पड़ता है। देखिए यहाँ पर 4 फैक्टर दिए गए हैं, ऐसा कौन सी फैक्टर है दोस्तों जो इंडस्ट्री लोकेशन का फैक्टर ही नहीं है, ठीक है। मार्केट पॉपुलेशन डेंसिटी, कैपिटल एंड पावर। तो देखिए कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन डेंसिटी कोई फैक्टर नहीं है लोकेशन, इंडस्ट्री की लोकेशन के लिए। देखिए मार्केट आपको देखना होगा, आप जहाँ पर लोकेट करेंगे इंडस्ट्री को, वहाँ से मार्केट कितना दूर है, ठीक है। अगर आप मार्केट बहुत दूर होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है, इसलिए आपको मार्केट देखना पड़ेगा। कैपिटल,
अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो कैपिटल भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और पावर, पावर भी चाहिए, जैसे हाइड्रो पावर, मैन पावर, बहुत बहुत सारा जो है पावर आपको चाहिए, ठीक है। अगर वाटर नहीं है तो आप इंडस्ट्री कैसे लोकेट करेंगे, हाइड्रो पावर जैसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको देखना पड़ता है, ठीक है। तो इंडस्ट्री के लिए पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 87, द प्रोसेस ऑफ गिनिंग, कार्डिंग, सीनिंग, वेविंग, डाइंग एंड ब्लीचिंग आर एसोसिएटेड विथ, ये जो हमने अभी पढ़ा, ये जो प्रोसेसेस है, ठीक है, कौन सी ऐसे इंडस्ट्री में ये मतलब एसोसिएटेड है, कौन सी इंडस्ट्री से? दोस्तों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ये एसोसिएटेड है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88 में क्या दिया गया है दोस्तों, देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द थ्योरी ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी किसने प्रोपाउंडेड किया था? ऑप्शन नंबर बी, वॉन थुनेन ने एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी दिया था। यहाँ पर देखिए, द थ्योरी ऑफ द एग्रीकल्चरल लोकेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द वॉन थुनेन इन द ईयर 1826 इन ए बुक कॉल्ड आइसोलेटेड स्टेट। इनका बुक का भी नाम यहाँ पर दे दिया गया है, आइसोलेटेड स्टेट। और कौन सी ईयर में आया दिया था? 1826। ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूजीसी नेट के लिए, ठीक है। थ्योरी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, हाउ मेनी रिंग्स आर फाउंड इन दी वॉन थुनेन मॉडल्स ऑफ एग्रीकल्चरल लोकेशन? वॉन थुनेन का जो एग्रीकल्चरल लोकेशन थ्योरी अभी आपने देखा, तो कितना रिंग्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, आपने कितना रिंग्स देखे हैं वॉन थुनेन मॉडल में? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 6 रिंग्स हम लोग देखें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर वॉन थुनेन रिकॉग्नाइज किया था 6 कॉन्सेंट्रिक जोनल रिंग्स ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो कौन सी रिंग है? देखिए, जोन 1 में है मार्केट गार्डनिंग, मिल्क प्रोडक्शन, 2 में है फायरवुड एंड लंबर प्रोडक्शन, 3 में क्रॉप फार्मिंग विदाउट फैलो, 4 में देखिए क्रॉप फार्मिंग, फैलो एंड पास्चर्स, 5 में 3 फील्ड सिस्टम, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, एंड दी 6 जोन में है लाइव स्टॉक रेंचिंग फार्मिंग, लाइव स्टॉक फार्मिंग, 3 फील्ड सिस्टम, क्रॉप फार्मिंग, फैलो, विदाउट फैलो यहाँ पर देखिए, और फायरवुड एंड लंबर एंड मार्केट। ये जो है 6 आपने जोन अभी देखा, ठीक है। तो आप याद रखिए कितना कंसेंट्रिक जोन देखा है? 6, ठीक है, रिकॉग्नाइज किया था 6। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी ऑफ एनी एरिया इज मेजर्ड बाय, किसी भी एरिया का अगर आपने एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को मेजर करना है तो आप किसके थ्रू मेजर कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर डी, यील्ड पर यूनिट एरिया। कितना यील्ड पर जो है, यूनिट एरिया पे कितना यील्ड प्रोड्यूस हो रहा है एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, यही आपको देखना पड़ता है, यील्ड पर यूनिट एरिया। क्वेश्चन नंबर 91, डार्विन व्हिटलसी क्लासिफाइड वर्ल्ड मेजर एग्रीकल्चर रीजन इन 1936, हाउ मेनी टाइप्स? व्हिटलसी ने वर्ल्ड मेजर जो एग्रीकल्चर रीजन है कितने टाइप में 1936 में डिवाइड किया था, यानी कितने टाइप में क्लासिफाइड किया था? दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 13 टाइप, 13 टाइप में जो है इन्होंने दिया था। यहाँ पर देख सकते हैं कितने टाइप है, 13, 1 से लेकर 13 यहाँ पर देख सकते हैं। नोमैडिक, हार्डिंग, लाइव स्टॉक रेंचिंग, शिफ्टी कल्टीवेशन, रिड्यूमेंटरी टिलेज, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विथ पैडी एंड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस टिलेज विदाउट पैडी, dominance and the commercial plantation, Mediterranean agriculture, commercial grain farming, and the 10 नंबर पे देखिए commercial farming and the crop farming, live stock है यहाँ पर, एंड 11 नंबर पे देखिए subsistence crop and live stock farming, commercial dairy farming, एंड the 13 पे देखिए specialized horticulture। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92। द एग्रीकल्चरल रीजन इज ए, एग्रीकल्चरल रीजन क्या है? होमोजेनियस रीजन है, फंक्शनल रीजन, नोडल एंड द नेचुरल रीजन। दोस्तों एग्रीकल्चरल रीजन जो है होमोजेनियस रीजन है, ऑप्शन नंबर 1 ये इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93।
Which one of the following regions does not rely बेसिकली ऑन एग्रीकल्चर इन दी वर्ल्ड। देखिए यहाँ पर ऐसा एक रीजन दिया गया है जो एग्रीकल्चर के ऊपर बेसिकली बेस नहीं कर रहे हैं, डिपेंड नहीं हो रहे हैं। तो मेडिटेरियन रीजन देखिए, मेडिटेरियन सी की ये तो यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, विटीकल्चर होता है, नाइल वैली पे भी होता है, ब्रह्मपुत्र पे भी जो है एग्रीकल्चर जो ग्रेन्स वगैरह है, क्रॉप फार्मिंग होता है। लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए ये जो है इंडस्ट्रियल लोकेशन है, ठीक है, ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चरल रीजन नहीं है, ये इंडस्ट्रियल रीजन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 में देखिए क्या दिया गया है, एक मिनट। Which one of the following types of agriculture of India is classified in the World Agriculture System by Darwin Whittlesey? यहाँ पर देखिए इंडिया को कौन सी क्लासिफिकेशन में इन्होंने एग्रीकल्चरल जो 13 एग्रीकल्चरल टाइप्स दिया था, ठीक है, टोटल वर्ल्ड में 13 एग्रीकल्चरल टाइप्स दिया था। तो 13 में इंडिया कौन सी क्लासिफिकेशन में आता है, यही पूछा गया एक्चुअली क्वेश्चंस में। तो दोस्तों देखिए नोमैडिक हार्डिंग ये तो नहीं है, लाइव स्टॉक रेंचिंग ये भी नहीं है, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट ऑफ यूएसए ग्रोज व्हीट इन स्प्रिंग सीजन? स्प्रिंग सीजन में यूएसए में कौन सी रीजन ऐसा है जो व्हीट प्रोड्यूस करता है? नॉर्थ डेकोटा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नॉर्थ डेकोटा। नॉर्थ डेकोटा का लोकेशन देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर जो है नॉर्थ डेकोटा लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स इज कॉमनली नोन एज सेल्फ मल्चिंग सॉइल? सेल्फ मल्चिंग सॉइल कौन सी सॉइल को बोला जाता है? ग्रे सॉइल, रेड सॉइल, ब्राउन सॉइल एंड ब्लैक सॉइल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल को सेल्फ मल्चिंग सॉइल बोला जाता है। 97, व्हिच of the following countries is known for the highest yield of sugarcane for in the world? यहाँ पर in होगा, ठीक है। शुगर केन का जो है सबसे ज़्यादा यील्ड कौन सी कंट्रीज में है? चाइना, डेनमार्क, इंडिया, ब्राज़ील। तो यहाँ पर ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा यील्ड प्रोड्यूस होता है शुगर केन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, Which one of the following agricultural approaches is correct to study crop diversification? क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन को स्टडी अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो कौन सी अप्रोचेस जो है सबसे ज़्यादा करेक्ट हैं? कमोडिटी, सिस्टमेटिक, रीजनल एंड दी बिहेवियरल। तो इसका आंसर हो जाएगा रीजनल। रीजनल अप्रोच जो है करेक्ट है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 99, Which of the following countries is known for the highest yield of wheat in the world? हाईएस्ट यील्ड ऑफ द व्हीट का जो है सबसे ज़्यादा यील्ड कहाँ पर, कौन सी कंट्रीज में प्रोड्यूस होता है? चाइना, डेनमार्क, इंडिया एंड फ्रांस। इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस में सबसे ज़्यादा यील्ड है, ठीक है, व्हीट की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। स्लैश एंड बर्न प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज स्लैश एंड बर्न। ये जो प्रैक्टिस है एग्रीकल्चर में कौन सी फार्मिंग में होता है? इंटेंसिव फार्मिंग, एक्सटेंसिव फार्मिंग, शिफ्टिंग एंड दी नोमैडिक फार्मिंग। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, शिफ्टिंग फार्मिंग। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपने देखा है, ठीक है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के लिए जो है बहुत सारा क्वेश्चंस और भी लेके आएंगे कि कौन सी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर कौन सी ईस्टर में कौन सा नाम है, ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का जो है दोस्तों बहुत सारा नाम है, वर्ल्ड वाइड भी है और इंडिया में भी है, ठीक है। दोनों में ही है जो है दोस्तों अलग अलग नाम मिलता है, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट पार्ट में ये सब क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर जो है कंप्लीट हो रहा है 100 क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस। और पहले का अगर आपने
पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपने अभी तक जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।